हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम दोस्तों डिमांड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है ना। तो आज मैं जो सेकंड पार्ट है आपका वो कंटिन्यू करूँगा इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिमांड की डेफिनेशन देख ली थी, उसके टाइप्स देख लिए थे और डिटर्मिनेंट्स देख लिए थे, मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। सो अब हम इस चैप्टर में देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सारा हमने कर लिया है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेट किया गया है। तो जिन बच्चों को एसएसटी में प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ एसएसटी से रिलेटेड अपलोड की हुई है क्लास वाइज। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने क्लास और अपने अपने सब्जेक्ट को चेकआउट कर सकते हैं और अपनी उन वीडियोस का यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। रेड बटन है कॉर्नर में, बस एक बार प्रेस करना दोस्तों, और साथ में एक लाइक का बटन। ठीक है। सो मुझे बस इतना ही चाहिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन, दैट्स इट। सो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आज का जब टॉपिक अपना लॉ ऑफ डिमांड पार्ट सेकेंड। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड सिट्रस पेरिवस। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है दोस्तों? जो क्या करता हूँ, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या है? प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप, यानी प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी? डिमांडेड कम होगी। और प्राइस अगर घटेगी, डिक्रीज़ होगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं? मैंने बताया था आपको 5 फैक्टर थे आपके इंडिविजुअल के डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले, और 7 थे आपके मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले। तो प्राइस के अलावा जो भी हैं, कौन कौन से? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, है ना, पॉपुलेशन, सीजन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है। ये चीज़ें क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में जो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। और बाकी चीज़ें कांस्टेंट होने की वजह से उसको क्या बुलाया था दोस्तों? सेटिरस पेरिबस। ध्यान रखना, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इट मीन इट इज़ कॉल्ड सेटिरस पेरिबस। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एंड दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। क्लियर हुआ? पहली कंडीशन खरीदने की, भाई प्राइस होगा तो प्राइस कम होगी, डिमांड ज़्यादा करूँगा। प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम कर दूँगा। प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा करूँगा, सिंपल। सो लॉ ऑफ डिमांड आई होप वो क्लियर हो गया होगा, है ना। ये सेम मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो गया? मान लो आपके पहले P2 था प्राइस, तो डिमांड कर रहे थे 2 यूनिट, है ना। प्राइस हो गया P3 तो डिमांड क्या होगी? Q3। प्राइस अगर घट गया नीचे P1 तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? Q2। सो आई होप वो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कब वर्क करेगी? तो मैंने बताया था आपको, प्राइस में चेंज होगा और बाकी चीज़ें सारी क्या होगी? कांस्टेंट होंगी। तो वही सारे अजम्पशंस हैं, है ना। तो ये क्या मानती है कि प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, है ना। देयर आर नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन फ्यूचर प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। सो ये क्या है? अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? अब हम देखेंगे रीज़न फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। सो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो रीज़न क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो होने का? सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इफ़ अ कंज्यूमर गेट मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर, एज द रिजल्ट्स consumer will not be prepared to pay the same price for the additional unit of commodity. Thus, the commodity will buy more units of the commodity only when the prices fall.
तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक वस्तु क्या खरीद रहा था, है ना। अब मान लो उससे अब एक सेटिस्फेक्शन, आइसक्रीम ले लिया एग्जांपल, एक आइसक्रीम खा लिया, उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल गई। अब जैसे जैसे अब एक से ज़्यादा यूनिट आइसक्रीम भी खाना स्टार्ट करोगे, आपका टेस्ट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब उस सेम क्वांटिटी के लिए आप सेम प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं रहोगे। आप क्या चाहोगे, भाई कुछ कम कर दे रेट तभी मैं खरीदूँगा, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भर चुका है। सो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हुआ? टू पे द सेम प्राइस फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, दस द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी ओनली व्हेन द प्राइस इज फॉल। समझ में आया? नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो ये देखो किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करवाती है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल, जब क्या होता है, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल, मान लो टी और कॉफ़ी था हमारा, तो टी की प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है। सो इट बिकम्स रिलेटिवल चीपर एज कम्पेयर टू द सब्स्टिट्यूट। तो कॉफ़ी के मुकाबले क्या हो गया, चीपर हो गया टी, है ना। हाँ जी, तो क्या हो गया, टी आपके चीपर हो गया, तो आप क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कॉफ़ी क्या करोगे, कम कर दोगे, और टी की डिमांड क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे। क्लियर हुआ? सो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड कम होगी, और प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ भी फॉलो होगी आपका लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल कंज्यूमर। सो एडिशनल कंज्यूमर कैसे फॉलो करवाता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। सो देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, मान लेते कोई भी कमोडिटी है, उसका प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया। मैनी न्यू कंज्यूमर्स हु वर नॉट इन अ पोजिशंस टू बाय इट अर्लियर ड्यू टू इट्स हाई प्राइस स्टार्ट्स परचेसिंग इट। इन एडिशंस ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, ओल्ड कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी स्टार्ट डिमांडिंग मोर ड्यू टू द रिड्यूस प्राइस। अब हमने देखा कि रिड्यूस क्या हो गया दोस्तों, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो जो लोग पहले ख़रीद नहीं पा रहे थे वो भी क्या कर रहे हैं, अब उस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, है ना, और कंज्यूमर आ गए। सो इट लीड्स लॉ ऑफ डिमांड, ये तो कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। सो ओनली यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस में चेंज हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। सो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, केवल प्राइस में चेंज होना है, rather other factors are constant। अब डिफरेंस यूज़ भी क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है। कैसे? सम कमोडिटीज़ लाइक मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा हैव सेवरल यूजेस, सेम ऑफ सम ऑफ विच आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर्स। सो विच प्राइस, when the price of such goods, say milk, decrease, it can be put to multiple uses of like the other drinking for the cheese, butter, etc। अब मान लो कोई कमोडिटी है सबकी मिल्क, अब इसके प्राइस में क्या होता है, कम होता है, तो आप क्या करोगे, मिल्क की डिमांड ज़्यादा कर दोगे, है ना, क्योंकि अब आप मिल्क से पहले पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब क्या करो, बटर भी बना लोगे, घी भी बना लोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्राइस कम हुआ, डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। तो ये सारे क्या कारण है आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करवाने के। इन सब की वजह से क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें, रीज़न फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपकी वर्क नहीं करेगी, कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगी। सो सबसे पहले है स्टेटस ऑफ सिंबल गुड्स। तो ये क्या होते हैं, द एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शंस relates to the creation prestige goods which are used as the status symbol. For example, diamond and gold, antique painting, etc. are bought due to the prestige they confer upon the someone to show their classes and the prestige of the society. Higher the price, higher the demand। सिंपल सी बात है, यानी दिखावा करना। अमीर लोग क्या करते हैं दोस्तों, चलने को तो ऑल्टो में भी चल सकते हैं ना, लेकिन ऑडी क्यों लेते हैं, दिखावे के लिए। तो स्टेटस एंड द सिंपल, यानी जिसकी उसकी प्राइस अगर जितनी ज़्यादा होगी ना, उसकी डिमांड उतनी ही होगी, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, प्राइस बढ़ रही है तब भी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है ऑडी की।
प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी तब भी क्या कर रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं उसे। अब देखो पहले आईफोन था, आईफोन 12 आया, अब आईफोन 13 भी लॉन्च हो गया कल, तब भी क्या, और इसकी डिमांड बढ़ रही है, नया फीचर आया। सो ये क्या है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टेटस एंड सिंबल ऑफ गुड्स। तो ये क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉलो नहीं करती है, एक्सेप्शन से लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट देखते हैं फेयर ऑफ शॉर्टेज। दूसरा कारण है दोस्तों फेयर ऑफ शॉर्टेज, जहाँ पे होगी वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगी, चाहे प्राइस कुछ भी हो। जैसे कोरोना वैक्सीन है ना, अगर हमें पता है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो क्या हम मर जाएंगे, तो अब उसकी कीमत कितनी भी, लोग लाखों लाखों रुपए दे दे कर वैक्सीन खरीद रहे थे उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा ही होगा, है ना। सो फेयर ऑफ शॉर्टेज यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, ये हम कितनी प्राइस हो तब भी उसकी डिमांड क्या कर देंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कम नहीं कर रहा, लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा नहीं कर रहा। So fear of shortage, it is the consumer accepted of the shortage or the scarcity of the particular commodity in the near future, then they would buy starting buying more and more of the commodity in the current period even the price is increased। समझ में आई बात, वही फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाली बात होगी, ठीक है। जैसे कि एट द टाइम ऑफ वॉर, है ना, मेडिसिन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका फैशन रिलेटेड गुड्स। तो आपको पता ही है दोस्तों, अपनी वाइफ के साथ चले जाओ मार्केट, पता चल जाएगा आपको, न्यू फैशन आया है जी, दिलवा दो ना मेरे को प्लीज़, है ना, लगेगा आप। तो इसकी प्राइस जितनी भी होंगे तब भी डिमांड क्या करेगी, फिर वाइफ लेके ही रहेगी भाई, चाहे पैसे होना हो आपके पास, है ना, कैश के या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, 1 महीने बाद पेमेंट दे देना। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड क्या करती, काम नहीं करती। नेक्स्ट है आपका नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो वही नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का मतलब मेडिसिन, जो जीवन के लिए क्या हो, ज़रूरी हो, तब आप क्या करोगे, उसे खरीदोगे ही खरीदोगे। अब है आपका ग्रीफन गुड्स। ग्रीफन गुड्स क्या होते हैं दोस्तों, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ये स्पेशल काइंड के इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड दैट देयर डिमांड राइज with the increase in price and demand fall with the decrease in price। तो ऐसे गुड्स जिसकी प्राइस बढ़ने पे भी क्या करते हैं हम, उसकी वस्तु डिमांड ज़्यादा करते हैं, है ना, इनकम बढ़ने पे, जिस पे हम प्राइस बढ़ने पे भी क्या करते हैं हम, उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, है ना, और प्राइस घटने पे क्या करते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको ग्रीफन गुड्स के बारे में। और इन्फीरियर गुड्स में तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क करती है, लेकिन आपकी ग्रीफन गुड्स में नहीं काम करती है, ध्यान रखिएगा। सो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपको ग्रीफन गुड का, को इजी वे में समझने का, कि ये स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स कैसे हैं, है ना, यानी लॉ ऑफ जो डिमांड है वो कैसे वायलेट करता है। तो मानते हैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन थे एक्स, ये मेनली नाम पड़ा था ग्रिफन, जो सर रॉबर्ट ग्रिफन थे उनकी वजह से पड़ा था। जब 19th सेंचुरी में रिसर्च किया था उन्होंने, और उन्होंने क्या देखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, ब्रिटिशर्स जो थे आपके अंग्रेज़ लोग, जो ब्रिटिशर्स थे वो मेनली क्या खाते थे दोस्तों, मान ले ब्रेड खाते थे। क्या खाते थे, ब्रेड खा के ही जीते थे, है ना। सो प्राइस बढ़ती थी तब भी क्या करते थे, इसकी डिमांड ज़्यादा कर देते थे। मान लिया मैंने ब्रेड खाते ही खाते थे, ब्रेड के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते। और कुछ जो पैसे थे वो हफ्ते में मान लेते हैं 1 किलो मीट खा लिया, नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ठीक है। सो अब क्या होगा, उन्हें पता है प्राइस ऑफ ब्रेड क्या होगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। तो वो क्या करेंगे, उनको पता है ब्रेड के बिना मैं रह ही नहीं सकता, है ना, ब्रेड के बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो आज वो क्या करेंगे, ब्रेड की डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, और जो मीट पे पैसे खर्च करते थे वो उससे भी किस पे खर्च करेंगे, ब्रेड पे करेंगे, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ ग्रीफन गुड्स है। सो आई होप आपको इस एग्जांपल से अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसकी डिमांड कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है ग्रीफन गुड्स की। प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे आप। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है ग्रीफन गुड और इन्फीरियर गुड्स के बीच में अंतर, है ना। अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन डिमांड कर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि चेंज इन डिमांड कर्व का मतलब क्या है। यानी डिमांड कर्व में हम देखेंगे इसमें चेंज आएगा,
जो डिमांड थी हमारी उसमें क्या होगी, चेंज होगी। तो ये जो चेंज है ना, ये दो तरीके के चेंजेस होते हैं। पहला होता है मूवमेंट, जिसे हिंदी में संचलन बोलते हैं, और दूसरा होता है शिफ्ट। तो जो आपका मूवमेंट होगा ना, वो केवल प्राइस में चेंज होने की वजह से होगा, बाकी चीज़ें क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और सेम डिमांड कर पे होगा। जैसे मान लो इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब आपकी प्राइस क्या होगी, बढ़ गई, तो डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो सेम ही डिमांड कर पे है ना। और किधर मूव किया हमने, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, तो कहाँ गए हम, नीचे की ओर, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड्स। तो मूवमेंट क्या होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब प्राइस आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे, डिमांड कब पे, अपवर्ड मूव होगे। और जब प्राइस क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज़ करेगा, तो आप कहाँ मूव करोगे, डाउनवर्ड। तो अभी इसे अच्छे समझेंगे। और जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट क्या होगा दोस्तों, पूरी की पूरी डिमांड कब चेंज हो जाएगी, प्राइस क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरे केस में जब शिफ्ट होगा तो प्राइस कांस्टेंट, और बाकी चीज़ें जो थी, प्राइस रिलेटेड गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उसकी वजह से क्या होगा बट दोस्तों, सेम प्राइस पे आपकी डिमांड अलग हो जाएगी, ठीक है। मान लो पहले आप इतनी डिमांड कर रहे थे, अब आपका प्राइस रिलेटेड क्या हो गया, घट गया, तो अब क्या करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मान लो ज़्यादा होगी, तो डिमांड क्या चली जाएगी, ज़्यादा, सेम प्राइस पे। समझ में आई आपको। सो दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग। अभी हम अच्छे से और क्लियर करते हैं। सो टॉपिक है आपका चेंज इन डिमांड कर्व। सो चेंज इन डिमांड जो होती है, दो तरीके से होती है आपकी, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ प्राइस एक्स, सो इट एक्सप्रेस द मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेम डिमांड कर्व। तो चेंज इन प्राइस की वजह से जो कमोडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा उसकी डिमांड पे, तो वो क्या दिखाएगा आपको, मूवमेंट दिखाएगी अलॉन्ग विद द सेम डिमांड कर्व। एंड इट इज़ ऑल्सो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें आपको और क्या पता चलेगा कि इस कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो मूवमेंट कैसी होती है आपकी, मूवमेंट होती है डिमांड कर्व पे अप एंड डाउन। कैसी होती है दोस्तों, अप एंड डाउन। सो देखो, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, मैंने बताया ये प्राइस था आपका, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है ना। तो आप ये डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो गई, है ना। तो क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो गई, है ना। और प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। और आप मूव किधर की है, मूवमेंट किधर हुई है आपकी, अप। कैसी हुई, अप। अब प्राइस क्या हो गया दोस्तों, मान लो कम, तो डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा, तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई, एक्सपेंड इन डिमांड, है ना। ये एक्सपेंशन इन डिमांड, और ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये एक्सपेंशन इन डिमांड, है ना। और किधर मूव किया आपने, डाउनवर्ड। समझ में आई बात दोस्तों आपको। सो मूवमेंट होती है आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस अलॉन्ग विद द सेम डिमांड का, ध्यान रखिएगा। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी चीज़ें क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हुआ। दूसरा है आपका ड्यू टू द फैक्टर ऑफ अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा बाकी चीज़ों में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है ना, वो क्या कहलाता है, शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या हुआ, दो तरीके का। तो ये क्या दिखाता है, इट एक्सप्रेस द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना। प्राइस इज़ कांस्टेंट, इट ऑल्सो चेंज इन डिमांड। इसमें क्या होता है, डिमांड में चेंज आएगी आपकी, डिमांड कर्व में। तो मैंने आपको बताया, जैसे मान लो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, इस प्राइस पे पहले आप इतनी डिमांड कर रहे थे, अब आपको पता है फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है, तो आज सेम प्राइस पे क्या करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे, है ना। तो प्राइस तो सेम ही है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपका चेंज हुआ, तो आप किधर मूव हुए, राइट वर्ड शिफ्ट। और मान लो फ्यूचर में अगर आपको पता चला कि इसका रेट कम होने वाला, तो आज क्या करोगे, उसकी डिमांड कम कर दोगे, तो डिमांड क्या आ जाएगी, नहीं, D2। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो ड्यू टू द फैक्टर ऑफ अदर देन प्राइस, अगर डिमांड कम में कैसे चेंज होगी दोस्तों, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो वही डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया आपको। मूवमेंट अलॉन्ग विद द सेम डिमांड कर्व, है ना, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस कम हुआ तो क्या कर दिया आपने, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी,
तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड एक्सपेंड हुआ, सो दिस लीड्स एक्सपेंशन इन डिमांड एंड मूवमेंट कैसी हुई, डाउनवर्ड हुई, नीचे की ओर आया, ए पॉइंट से बी पे आ गए, है ना। और मान लो प्राइस बढ़ी तो आप किधर मूव किया, अपवर्ड मूवमेंट हुई, और डिमांड में क्या हुई, कमी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आई होप दिस इज़ क्लियर। मूवमेंट कैसी होती है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंज होती है ना, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, इनकम, कमोडिटी, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, Q1। ये सारा डायग्राम का ही क्या है, ओवरव्यू। अब देखते हैं हम डिफरेंस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में, ठीक है। ये मूवमेंट का ही पार्ट है आपका, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राइस कम होगा, है ना, तो क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। डायग्राम भी देख लो आप यहाँ शॉर्ट में, प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो बाकी जो फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इट लीड्स डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, और एक्सपेंशन इन द डिमांड कर, और डिमांड कैसी हो रही है, बढ़ रही है, सिंपल। जबकि आपका कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इट लीड्स डाउनवर्ड मूवमेंट, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है आपका यहाँ पे, सॉरी अपवर्ड मूवमेंट होगा आपका यहाँ पे, एंड डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। सो आई होप दिस इज़ क्लियर हो गया आपको डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब हम देखते हैं शिफ्ट। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर ड्यू टू द चेंज इन डिमांड, चेंज, और यू कैन से द चेंज इन डिमांड कर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द फैक्टर देन अदर देन प्राइस, तो प्राइस के अलावा बाकी चीज़ों में चेंज होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो आपके डिमांड कब में चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर। तो बाकी चीज़ें क्या क्या है प्राइस के अलावा, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, फिक्स ही रहेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन साइज, सीजन वेदर्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, शिफ्टिंग होगी वो क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट, जैसे मैंने बताया अगर फ्यूचर में मान लो प्राइस बढ़ने वाला है तो आज क्या करोगे, सेम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, तो डी से आप कहाँ गए, D1 पे, और आपको पता चला फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला, तो आपकी डिमांड आज क्या कर दोगे, सेम प्राइस पे कम कर दोगे, लेफ्टवर्ड। तो अगर पता चला प्राइस बढ़े, फ्यूचर में अगर मान लो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको लगा कि क्या हुआ, चेंज होने वाला है कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इंक्रीज इन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सेम प्राइस पे क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब पीछे की ओर आ रहे हो, पहले वाले डायग्राम से, पहले डिमांड जितनी थी आपकी। सो रीज़न क्या क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से शिफ्ट होगा आपका डिमांड का। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम चेंज होगा तब होगा। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर, चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड पॉपुलेशन साइज, सीजन एंड वेदर। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया शिफ्ट किसकी वजह से होगा, प्राइस के अलावा के नहीं फैक्टर में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज आएगी, दैट इज़ कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड का, है ना। जैसे एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे आपको, एग्जांपल करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन द डिमांड कर। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ेगा तो सेम प्राइस पे क्या करोगे, आप ज़्यादा डिमांड करोगे, तो आपकी डिमांड कैसी होगी, राइटवर्ड शिफ्ट, क्लियर है। और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कम होगा तो आप क्या करोगे, सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दोगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। जो हमने डायग्राम में समझा उसे हम वर्ड्स में देखेंगे। सो एक इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है,
इट रेफर्स टू द राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, सो फेवरेबल चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में वृद्धि होती है रेदर देन प्राइस कीपिंग कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब इट रेफर्स टू द फॉल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, अनफेवरेबल चेंजेस के होने की वजह से डिमांड में कमी आती है। इट लीड्स राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गए और डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए। राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं इसे इंक्रीज इन डिमांड को, या फिर आउटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि आउटर साइड हो रहा फॉरवर्ड शिफ्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटर अपवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग नाम है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसे बोलेंगे इनवर्ड शिफ्ट क्योंकि नीचे आ रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट एंड डाउनवर्ड शिफ्ट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो ये आपका डिमांड जो चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना। और जल्दी मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है तो मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो जाएं। सो आप शॉर्ट वीडियोस में ही समझिए, तो इसे पार्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है आपके 40 मार्क्स। तो यहाँ से 13 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। सो यहाँ से आप इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो गारंटी है दोस्तों 13 के 13 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सही जाएंगे।